ज्योति तुम कहाँ चले गए थे गुड क्लास? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ज्योति का इक्विटी डेरिवेटिव क्लास से कहाँ चला गया था ज्योति? सर लाइट चला गया ना तो वाईफाई ऑफ हो गया। वही मैं सोचा क्लास चल रहा है, ज्योति कहाँ गया। ठीक है सर, जो मिस हुआ है बाद में देख लेना सर, काफी वाइटल डिस्कशन था इक्विटी डेरिवेटिव में, है ना? थीटा सीख रहे थे। ठीक। अच्छा चलो, अभी और इक्विटी डेरिवेटिव नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे सर कंपनी सेक्रेटरी में इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ। एंड करेंटली इकोनॉमिक लॉ का ही एक पार्ट है सर, इसको इकोनॉमिक लॉ का पार्ट बोले कि ना बोले आई डोंट नो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बेसिकली ये प्रॉपर्टी एक्ट है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास रियल एस्टेट के बारे में बात किया था, याद है आप लोगों को? है ना? क्या रे नंदिनी, बोल। लास्ट वीक हम लोग रियल एस्टेट एक्ट के बारे में डिस्कशंस किया था, ये सर नो। और मजा का बात मुझे याद आया, मैं भूल गया था। रियल एस्टेट में हम लोग लास्ट दिन केस स्टडीज भी किया था एक, है ना? गजब केस स्टडीज था, क्या था? बोल अगर याद है तो, कौन सा केस स्टडीज था? सुपरटेक ट्विन टावर्स। सुपरटेक ट्विन टावर्स, जो नोएडा में एकदम इतना बड़ा टावर खत्म। ठीक है, रियल एस्टेट एक्ट का भी नॉलेज मिला। तो वैसा ही रियल एस्टेट का ही एक कनेक्टेड टॉपिक है, एंड द वेरी वेरी रियल एस्टेट से पहले का टॉपिक बोला जा सकता है, कनेक्टेड नहीं बोलना है। एक्चुअली प्रॉपर्टी एक्ट पहले है, बाद में रियल एस्टेट एक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी एक्ट का बात है सर। और प्रॉपर्टी एक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपके पास किसी भी तरह का प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको आप ट्रांसफर करते हो, है ना? तो ये जो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो इमूवेबल है उसी के बारे में मेनली बात होता है। बट ओवरऑल ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये 1882 का लॉ है सर, ब्रिटिश पीरियड में आया था, तब से चल रहा है अमेंडमेंट के साथ साथ। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत वाइटल है सर। मैं तो मानता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में सबको जानना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? क्या सबको जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नॉट जस्ट की जो लॉ स्टूडेंट्स है, नॉट जस्ट की जो CSE स्टूडेंट्स है ना, जो लीगल स्टूडेंट्स है या जो प्रोफेशनल्स है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, मेरा मानना है कि इंसान को भी इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू बन जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? ये प्रॉपर्टी को लेके फैमिली में डिस्प्यूट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। और प्रॉपर्टी मैं जितना देखता हूँ सर, मैं वही अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, ईच एंड एवरी फैमिली प्रॉपर्टी इशूज एवरीवेयर। तो किसका कौन सा प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी में किसका अधिकार है, किसका राइट है, किसका राइट नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल अगर फैमिली इश्यूज नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप मुझे देना चाहते हो, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे डील होगा? ठीक है, सक्सेशन एक्ट का भी ये कॉन्सेप्ट है। मैं चलो कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, हमारे देश में कहाँ क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। फिर इंस्टीट्यूट के मैट में भी जाएंगे और उसका पूरा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट मैट में भी जाएंगे और पूरा ओवरव्यू लेंगे प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, एक डिटेल्स जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं जो एग्जाम में भी बहुत पॉपुलर है। सब कुछ मिला जुला के आगे बढ़ते हैं सर, चलो ठीक है। स्क्रीन शेयर है कि नहीं प्लीज बताइएगा। सिक्योरिटी डेरिवेटिव को भी साइड करते हैं, अभी काम नहीं है इसका। ये आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक कंप्लीट समरी। ठीक है, और ये आ गया आप लोगों का मैट। चलो सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है? इसका मेन फोकस एरिया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है, लीज पेंडेंस क्या है। ठीक है, लीज पेंडेंस मतलब बेसिकली पेंडेंट, मतलब बेसिकली पेंडेंस मतलब पेंडिंग। ठीक है, उसको लैटिन वर्ड में लीज पेंडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मेन जो एरिया है वो बेसिकली ये सब बात आपको जानना चाहिए कि
डॉक्ट्रिन ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जानना है, मूवेबल इमूवेबल के नॉलेज लेना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के रूल्स जानना है, कौन ट्रांसफर कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, रूल्स अगेंस्ट इनएलिएनेबिलिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन का क्या है, ठीक है, अनबॉर्न पर्सन जो जन्मा नहीं उनका क्या है, कंडीशनल ट्रांसफर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है, properties which cannot be transferred, rule against perpetuity, accumulation of income, doctrine of lease pendants, provisions relating to specific transfer, actionable claims. मतलब एक interesting and important एक law है सर, interesting as well as important for exam as well as daily life, है ना, in our societal life ये बहुत ही important एक law, मेरे हिसाब से सब law important है। रेरा लास्ट वीक रेरा पढ़ा था, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ सर क्या बताएं आपको और बोलो। ठीक है चलो इसका पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज एन इंडियन लेजिस्लेशन, ठीक है, भारत का लॉ है जो रेगुलेट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, है ना, जो भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में काम करता है। इट कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजंस regarding what constitute a transfer and the conditions attached to it. It came into force on 1st July 1882. ठीक है, कब आया था? 1st of July 1882 में आया था सर, ठीक है। उसके बाद according to the act, transfer of property means an act by which, transfer of property का मतलब क्या है? Transfer of property means an act by which a person conveys the property to one person or more person, one or more person, ठीक है, कन्वे करता है अपना प्रॉपर्टी एक या दूसरे मतलब एक से ज्यादा लोग और हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन। द एक्ट ऑफ ट्रांसफर मे बी डन इन द प्रेजेंट और फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफर आप आज भी कर सकते हो, ट्रांसफर आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, है ना, बड़ा कॉमन सेंस है। द पर्सन में इंक्लूड इंडिविजुअल हो सकते हो आप, कंपनी हो सकते हो आप, एसोसिएशन हो सकते हो आप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हो आप। इनकम टैक्स में पर्सन में भी ये सब चीज पड़ा है। And any kind of property may be transferred, including the transfer of immovable property and movable property तो है ही, किसी भी तरह का एसेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन सिंपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस मैटर पे बात करता है? एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में ये आया था, इनेक्टेड हुआ था 17 फरवरी 1882 को, स्टार्ट हुआ था 1st of July 1882। इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। व्हील स्टॉक्स इसको इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट रीडिंग हुआ था 1877 में एंड सेकेंड रीडिंग हुआ था 1882 में। एंड नाउ धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है ये सब चीज बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे यहाँ पर देखो एकदम क्लियरली बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है। मतलब अगर पेड़ बन रहा है सर, पेड़ समझते हो ना, ट्रीज, ठीक है, जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाहर रखा गया है। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप लैंड में बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, ग्रास, ठीक है, इस सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है, एंड एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका एक पूरा डिटेल्स नॉलेज लेना है सर, इसका एक पूरा डिटेल्स नॉलेज लेना है। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी एक्ट का कुछ एक्सटेंडेड एरिया है जो इसके साथ रिलेटेड में पढ़ाई होना चाहिए डिटेल्स नॉलेज के लिए। जिनको प्रॉपर्टी एक्ट में डिटेल्स नॉलेज लेना होता है या प्रॉपर्टी मैटर पे जो लोग लॉ का काम करते हैं, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी एक्ट जानने से नहीं होता है। दे ऑल्सो नीड टू नो 18 अदर स्टैट्यूट्स, और भी 18 स्टैट्यूट्स भी होता है दैट आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टी लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, प्रॉपर्टी लॉ अकेला नहीं है सर, इसके साथ और भी 18 स्टैट्यूट्स हैं, मतलब नियम है। और सिग्निफिकेंटली मैटर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ इज लिस्टेड बिलो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी लॉ का सिग्निफिकेंट मैटर है? जैसे ट्रस्ट एक्ट आता है 1882 में आया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1908 में आया था, ईजमेंट एक्ट 1882 में आया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में आया था, स्टैम्प एक्ट 1899 में आया था, यूपी स्टैम्प एक्ट 2008 में आया था, लिमिटेशन एक्ट ऑलरेडी आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े हो, ये दोनों रजिस्ट्रेशन भी पढ़े हो, जनरल क्लॉज एक्ट
1897 में, एविडेंस एक्ट से 1872 में, सक्सेशन एक्ट ये बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग है 1925 में, पार्टीशन एक्ट 1893 में, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1993 में, ठीक है, प्रॉपर्टी का अगर कोई लोन वगैरह बाकी है तो उसके ऊपर भी लॉ है, सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फैक्ट 2002, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इस तरह का एक्ट है सर, ठीक है, इतना सारा एक्ट मिलके तब बनता है, मतलब प्रॉपर्टी लॉ के साथ कनेक्टेड पॉइंट्स है ये सब, मतलब प्रॉपर्टी लॉ सिर्फ जानने से नहीं होता है, आपको साथ में इतना 19 लिस्ट है, इसका भी 18-19 लिस्ट है, इसके भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके एक आप अच्छा प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग प्रॉपर्टी लॉ के बारे में काम करता है, देखो सर एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर काम तो करने का मौका उतना होता नहीं है, बट हाँ अगर आगे जाके आप कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाते हो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट कहने का मतलब ये है कि जब कोई लॉ पढ़ते हैं तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, और ये पर्टिकुलर लॉ के साथ और क्या लॉ जानने से मैं एक अच्छा प्रॉपर्टी लॉयर बन सकता हूँ, है ना, तो प्रॉपर्टी के नियम कानून के बारे में नॉलेज ले सकता हूँ। इसमें से कुछ तो आप लोग ऑलरेडी जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स भी पढ़ोगे, ठीक है, फिर आप लोग नेगोशिएबल भी पढ़ोगे, और साथ में कुछ एक्ट आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में ऑलरेडी पढ़ के आए हो सर, है ना, आप लोगों का ग्रुप 1 में जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ के अंदर भी बहुत सारा था, हाँ कुछ एक्ट जो यहाँ पर है नहीं, आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है करेंटली, बट फॉर दी नॉलेज पर्पस आप पढ़ाई कर सकते हो सर, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो चलो हम लोग अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। आई होप ये इमेज भी कुछ बता रहे हैं, है ना, आप आपका प्रॉपर्टी सोल्ड करो, मैं से गूगल पे थोड़ा सा ढूंढा रहा है, चलो प्रॉपर्टी सेल करने में कोई इमेज मिला तो एक इमेज मिला, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने कोई किसी को सेल कर रहा है तब ट्रांसफर कर रहा है ना, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पीछे का कहानी जानना है, तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड देखेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, टाइम्स ऑफ ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बात करेंगे, एंड फीचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मतलब इसमें आपको प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि सर प्रॉपर्टी एक्ट को जानने के लिए क्या क्या पॉइंट में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफर रेफर्स टू ए कन्वर्जन ऑफ ए थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना, बड़ा सिंपल बात है, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, कन्वर्जन ऑफ ए थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपके पास जो है आप कल किसी और के पास आप ट्रांसफर करोगे, आप अपना घर किसी को सेल कर सकते हो, आप अपना प्रॉपर्टी किसी को सेल कर सकते हो, कोई है उसका प्रॉपर्टी आपको सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग फिजिकल और ए वर्चुअल एंटिटी, प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वर्चुअल एंटिटी भी हो सकता है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, वर्चुअल भी तो हो सकता है, लाइक गुडविल ट्रांसफर एनीथिंग जो वर्चुअल है, मतलब लाइक आज के डेट में लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू से भी बहुत सारा चीज एक दूसरे को ट्रांसफर होता है, सर्च इंजन ट्रांसफर हो जाता है ना, वेबसाइट ट्रांसफर हो जाता है, ऐप ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, है ना, एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू से अगर किसी को .com.in का अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को बताया था ना कि ऑक्शन में सिर्फ .com.in कितना दाम पे सेल होता है ऑक्शन सेल में, बताया था कि नहीं बताया था, मतलब अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर हो सकता है, और अगर आप आज उसको बाई करके रख देते हो तो ये आपके नाम पे बुक हो जाता है और आप उसको ऑक्शन कर सकते हो, और बाद में ये भी एक मतलब बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो माई कॉन्सेप्ट इज दैट यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ओन बाय इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय ट्रांसफरिंग राइट्स, है ना, प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, राइट ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, और पोजीशन पोजीशन ट्रांसफर होता है, द पार्टी कैन सेटिस्फाई आइदर और ऑल द इंग्रेडिएंट्स, या तो बाय राइट ट्रांसफर करके काम बन जाए, या तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करके काम बन जाए, या तो ओनरशिप ट्रांसफर करके काम बन जाए, या तो पोजीशन ट्रांसफर करके काम बन जाए, या फिर सारा का सारा ट्रांसफर करके ट्रांसफर हो जाए। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड ऑफ टू फॉलोइंग वेज, ठीक है, फर्स्ट
एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बाय लॉ। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर दो वे से होता है, एक पार्टी के एक्टिंग के थ्रू से, मतलब एक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू से, एंड सेकेंड बाय लॉ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कहाँ बोला है? सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, मैं तो पूछा ही नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्योति, नंदिनी, बोलो चौथा। Yes, sir. বোঝা যাচ্ছে? Yes. है सर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बोला। ठीक है, क्या बोला? क्या बोला? अरे क्या बोला? ए क्या बोलती तू? इट रेफर्स टू एन एक्ट डन बाय ए लिविंग पर्सन कन्वेइंग प्रॉपर्टी टू वन और मोर पर्सन और बाय हिमसेल्फ और बाय वन और मोर लिविंग पर्सन इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ऑलरेडी बता दिया आपको। अब लिविंग पीपल इंक्लूड ए कंपनी, आर्टिफिशियल है ना। लिविंग पीपल इंक्लूड ए कंपनी, एन एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, लिविंग पीपल का मतलब ये होता है, लिविंग पीपल इंक्लूड अ कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, मजा का बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ए इज द ग्रैंडसन ऑफ जी। ए ओन्स 3 एस्टेट्स। ए के पास 3 एसेट्स हैं, एस्टेट्स हैं, ऑफ व्हिच ही वांटेड टू ट्रांसफर 1 एस्टेट टू हिज ग्रैंडपा डी। ठीक है, ए उसमें से एक प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडपा डी को देना चाहता है, but he died 2 years ago. But he died 2 years ago. The transfer would not be held valid because the transfer of property should happen between 2 living person. जो मर गया उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? ये समझो, जो मर गया, जो जिसका डेथ हो गया उसको कैसे, जो 2 साल पहले मर गया उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? हाँ नहीं सर, उसको नहीं, उसके आत्मा को कर देंगे ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो किसी भी डेथ पर्सन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रांसफर लिविंग पर्सन में हो सकता है, डेथ टू लिविंग में हो सकता है। ठीक है, सक्सेशन में होता है, डेथ के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसीलिए देखो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो लिविंग टू लिविंग ही ट्रांसफर हो सकता है, इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है। अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है और लिविंग टू लिविंग में ट्रांसफर होता है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात होता है, बिजनेस लॉ में बात करेंगे सर। मंडे वाला क्लास जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी में बात होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद। मूवेबल प्रॉपर्टी लिविंग टू लिविंग होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसके बारे में बात करता है, इट्स वेरी पॉपुलर। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी जब डेड टू लिविंग के पास जाता है, डेड टू लिविंग के पास जाता है, जो है नहीं और जो है, समझे सर? थोड़ा फिलोसॉफिकल लैंग्वेज यूज कर दिया मैंने, जो है नहीं और जो है। ठीक है, जो है नहीं से जो है में अगर ट्रांसफर है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ये बात होता है सर। मतलब अगर आप फैमिली डिस्प्यूट्स में पापा का संपत्ति किसको मिलेगा, दादाजी का संपत्ति किसको मिलेगा, अगर आप इसका नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? हाँ नंदिनी बोल। उसके लिए आपको सक्सेशन एक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आया सर? Yes, sir. बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश राज सिस्टम इन इंडिया, थोड़ा इतिहास भी जान लेना चाहिए। भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था जब हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉ, मतलब ब्रिटिश आने से पहले हिंदू मुस्लिम भारत में मिल बांट के रहता था सर। ठीक है, मतलब ब्रिटिश आने से पहले का जो 300 इयर्स का जो एरा है, बेसिकली फ्रॉम 1300 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1300 से एक्चुअली मुस्लिम्स हमारे देश में स्प्रेड हुआ। 1300 से 1800 तक का जो पूरा एरा है, इस टाइम पे 1300 से लेकर 1800 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हिंदू मुस्लिम अपना अपना पर्सनल लॉ चलाता था प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में।
सबका अपना अपना पर्सनल लॉ हुआ करता था। इस पीरियड का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिसेंट हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, लास्ट 400-500 का ईयर का हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि उससे पहले ऐसा था, नहीं सर। एक भारत में डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट एरा में डिफरेंट कॉन्सेप्ट चला है, सिचुएशन टू सिचुएशन चला है। अगर मैं अशोका का बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य का बात करूं, अगर मैं विक्रमादित्य का बात करूं, मतलब वो सब टाइम तो भारत का लीगल सिस्टम का गोल्डन पीरियड है। भारत का लीगल सिस्टम का गोल्डन पीरियड है सर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका। इसीलिए तो अशोक चक्र, अशोक स्तंभ इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है देश में। मतलब वो क्या दिन था सर, क्या दिन था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या लीगलिटीज था। मैं सीरियस मजाक नहीं कर रहा। विक्रमादित्य का क्या टाइम पीरियड था। कभी अगर हो सके तो इतिहास में पढ़िएगा कि किस तरह से चाणक्य ने शासन व्यवस्था को चलाता था, लीगल सिस्टम कंट्रोल करता था। विक्रमादित्य ने कैसे किया था, अशोका के टाइम पे कैसे हुआ था, चंद्रगुप्त के टाइम पे कैसे हुआ था। तो ह्यूज टाइम। बट ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये 500 ईयर्स बैक, जिसमें ब्रिटिश आने से पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग रिसेंट बात कर लेते हैं, 400-500 ईयर्स मैक्स टू मैक्स पीछे जा रहे हैं। When Britishers were actively involved in Indian legal system, they established informal courts in which clear and concrete law was absent as compared to the law that was prevailing in England. तो ब्रिटिश ने क्या देखा कि जो सिस्टम हमारे देश में चलता है वैसा सिस्टम तो भारत में है नहीं, बिकॉज भारत तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था ना। एक्चुअली ब्रिटिश जब इंडिया को अटैक किया, देखो एक कंट्री में कोई दूसरा कंट्री कैसे अटैक कर सकता है। ब्रिटिश भारत में कैसे इतना बड़ा जगह मिल गया ब्रिटिश को। क्या इंडिया चाह रहा था कि ब्रिटिश आए और हम पे शासन करे। एक्चुअली भारत का जो यूनिटी है, इंडिया का जो यूनिटी है, इंडिया का जो एज ए कंट्री जो डेवलपमेंट है, ठीक है, तब भारत मतलब इतना बड़ा भारत। जब ब्रिटिश आ रहा था उस टाइम पे भारत मतलब इतना बड़ा भारत सर। लेकिन भारत को तोड़ा गया सर, भारत को तोड़ा गया। भारत का साइज इतना बड़ा था, अखंड भारत था, भारत का साइज को तोड़ा गया डिफरेंट कारण से, डिफरेंट डिनेस्टी के कारण से भारत बिखरता गया, ठीक है। और ऐसे पीरियड में किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन एनिमी के लिए जो चाहता है कि भाई क्या संपद है इनके पास, क्या रिसोर्सेस है इनके पास, ऐसे कंट्री मिल जाए तो हम तो बन जाएंगे। आज अगर ब्रिटिश के पास जितना पैसा है इंग्लैंड के पास, वो सारा का सारा जो संपत्ति है, ऐसे एसेट जो भी ब्रिटिश ने बनाया भारत का ही तो है ना। हमारे यहाँ से जो भी उनका इनकम हुआ उसी इनकम से बैठे बैठे खा रहे हैं, और क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर ठीक है वो तो भारत का क्या बोले सर उसको खराब दिन था, ठीक है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ये एक एरा का टाइम है सर। हम लोग सर 100-200 साल देखते हैं, हजार हजार साल का भी हमें इतिहास जानना चाहिए कि भारत कैसा था, कैसा रहा है। हम लोग सिर्फ करंट हिस्ट्री को लेके सोचते हैं कि ऐसा है भारत, नहीं सर ऐसा नहीं था भारत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बता दिया। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ सर। अच्छा आगे देखें सर। तो ब्रिटिश ने देखा कि भाई हमारा इंग्लैंड में हम लोग काफी कंक्रीट लॉ बना के रखे हैं रिसेंट ट्रेंड में, तो भारत को भी उसी तरह बनाना चाहिए। तो वेरियस हाई कोर्ट्स एक्सप्रेस द नीड ऑफ क्रिएटिंग स्पेसिफिक एक्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जितना हाई कोर्ट बनाया था, सॉरी, लाइक ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था, कंट्री बेसिकली प्रेसिडेंसी में चलता था, लाइक कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ने कैसे भारत को बनाया था, ब्रिटिश ऐसे चलाता था। एक एक प्रेसिडेंसी था जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, उड़ीसा को। ये था ब्रिटिश पीरियड में, ये था बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। एक प्रेसिडेंसी था जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, एक प्रेसिडेंसी था जिसको मुंबई प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और एक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रेसिडेंसी बोल के यहाँ अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक का एक प्रेसिडेंसी चलता था। तो ये जो प्रेसिडेंशियल कोर्ट होता था सर, ये जो प्रेसिडेंशियल कोर्ट होता था, हाई कोर्ट चलता था प्रेसिडेंसी में, ठीक है, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, वैसे मद्रास हाई कोर्ट तभी से चल रहा है ब्रिटिश पीरियड के बाद से ही। तो हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि दे नीड टू क्रिएट ए स्पेसिफिक एक्ट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक जैसे आज के डेट में भी अलग अलग एक्ट पास होता है ना, तो वैसा ही उस टाइम पे भी एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। एज द प्रिंसिपल ऑफ ए गुड कंसाइंस, एज ए प्रिंसिपल ऑफ गुड कंसाइंस,
इक्विटी एंड जस्टिस वाज कंफ्यूजिंग एंड क्रिएटेड वेरियस अनसर्टेनिटीज। ठीक है, द प्रिवी काउंसिल, जो हाई कोर्ट होता था उस टाइम पे, उसको प्रिवी काउंसिल बोला जाता था, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट को, noted the uncertainties and also told the authorities to take immediate action. So the first commission was appointed by the British Queen Elizabeth II to remove uncertainties on matters related to transfer of property. The draft was sent in India, मतलब इंग्लैंड से इंडिया सेंड किया गया, after certain amendments were introduced in the Legislative Council in 1877. It was then sent to the selection committee, but it was reversed due to public criticism. The bill was redrafted by the second law commission. Some of the provisions were borrowed from English law or on real property. The law conveyancing and property act 1881, मतलब इंग्लिश लॉ से लिया गया था, लॉ कन्वीनियंसिंग एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1881, ठीक है, इंग्लिश लॉ था। बट क्या है ना, प्रॉब्लम तो हमारे देश का यही है, देश भारत का, बट हमारे देश में नियम बाहर का चला है, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है, अभी भी नियम में बहुत परिवर्तन चाहिए सर, क्योंकि देश नियम से चलता है। अब भारत का प्रॉब्लम क्या है जानते हो, कि भारत तो है भारत, भारत अपना इतिहास भूल गया, अपना नियम भूल गया, दूसरे का नियम को कॉपी करके, मतलब क्या है ना, ये दोष भी नहीं देना चाहिए, एक जो आदत सा पड़ गया है, खुद का चीज जब इंसान भूल जाते हैं तो क्या होता है, दूसरे का चीज कॉपी कैट करते करते, कॉपी पेस्ट करते करते, हम कौन है, हम कौन है, हम भारतीय हैं, किसी को पता है? ज्यादातर लोगों के मन में या तो हम यूरोपियन हो जाते हैं, या तो हम यूनाइटेड स्टेट्स हो जाते हैं, या तो हम रशियंस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस भारत के अंदर लिया गया है, हम लोग अपना चीज भूल गए, ये थोड़ा प्रॉब्लम है सर। ये बात अगर कभी आप लोग रियलाइज करोगे ना, जिस दिन आप भारत को समझोगे उस दिन शायद आपको रियलाइज होगा। कोई बोलेगा सर कॉन्स्टिट्यूशन भी तो इसी तरह से लिखा गया है, सर क्या करे, उस टाइम पे भी तो भारत को कोई नहीं समझ पाया, वो टाइम भी ऐसा था, अंबेडकर जी ने जब भारत कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, काश वो थोड़ा इंडिया को उस टाइम पे समझ पाता, नहीं समझ पाया था सर, अंबेडकर जी भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि वो एरा बहुत ही मुश्किल का था। उनको दोष क्या दूं मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, क्या दोष दूं, वो एरा ही अलग था। फिर भी अंबेडकर जी ने जिस तरह का एक इक्वलिटी क्रिएट करने का कोशिश किया, इसका पूरा क्रेडिट गोज जाता है उनको। लेकिन क्या है ना सर, फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, और कुछ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये जो बाहर का नियम का कॉपी भारत में चलाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत का सोशल स्ट्रक्चर के साथ ना मैच नहीं कर पाता, भारत का सोच, भारत का कॉन्सेप्ट के साथ ना मैच नहीं कर पाता, और इसीलिए ना हम लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अगर आप चाइना को देखोगे कॉम्पिटिटिवली, क्योंकि चाइना में इन्वेजन कम हुआ है, इसलिए चाइना ना अपना वैल्यूज पे ना टिका है। जब से जैसे चाइना, जब से बुद्धिज्म के साथ चाइना अपने आप को बिल्डअप करना चालू किया है, गौतम बुद्धा जो इंडिया से चाइना की तरफ गया था सर, और पूरा चाइना, जापान, कोरिया, है ना, रिसेंट कुछ पार्टी है जो बुद्धिज्म को, बाद में थोड़ा चाइना में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बट फिर भी अगर आप जैकी चैन को जानते हो, आप उनका डिसिप्लिन सुनना, कभी मैं कभी कभी जैकी चैन को सुनता हूँ, वेरी फेमस चाइनीज एक्टर, मतलब हॉलीवुड मूवी भी बहुत करता है, उनका डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट बताता है वो, कभी कभी मैं सुनता हूँ, तो मुझे सच में अच्छा लगता है कि ये ईस्टर्न जोन का जो कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर, ठीक है, चाहे वो ईस्टर्न कल्चर कहाँ से मिला है, अरे गौतम बुद्धा से तो दिया गया, गौतम बुद्धा से ही तो चला गया सब सारा की जगह में। ये जो कल्चर बिल्ड हुआ था ना, ईस्टर्न कल्चर, ये कल्चर कहीं ना कहीं मिस है, और हम लोग इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन कर लिए और प्रॉब्लम बढ़ गया। अब क्या करें, समय लगेगा अपना चीज को वापस लाने में, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा तब ना, देखो क्या होता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कब आता है। ठीक है सर, चलो ये सब बात करके फायदा तो अभी है नहीं, बट फिर भी ये बस कॉन्शियसनेस है, सोचोगे तो बनोगे। आगे बढ़ते हैं सर। तो इस तरह से धीरे धीरे क्वीन एलिजाबेथ टू भारत में इंग्लैंड का जो प्रॉपर्टी एक्ट था उसको लागू करने का कोशिश किया, एंड मोस्टली द लॉ वाज शेप्ड इन सच ए मैनर दैट सूट्स द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कोशिश किया कि ताकि इंडियन पॉपुलेशन के साथ मैच करें। देखो वही मैं बताने का कोशिश आपको कर रहा था कि क्या है ना, लॉ अपने हिसाब से बनाने से नहीं होता है, हर कंट्री का अपना अपना रूट्स अलग होता है, हर कंट्री का अपना अपना कल्चर्स होता है, और लॉ भी ना उसी सिस्टम में बनना चाहिए।
आप बोलोगे कि नहीं अपने कंट्री का रूल गलत है, दूसरे कंट्री का रूल सही है, ये प्रॉब्लमेटिक है। हमें अपने अंदर रह के, अगर किसी को आजकल क्या है ना, भारत का नियम तो लोगों को पता नहीं है, भारत के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, उनको लगता है नहीं नहीं ये सब बेकार है, क्योंकि पढ़ाया तो नहीं गया ना, इसलिए उनको लगता है कि नहीं तो फिर यही मॉडर्न है, बाहर वाला चीज मॉडर्न है, हमारे देश का सब चीज एकदम ओल्ड कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई बेकार नहीं है, इलॉजिकल है। तो अब क्या करें, लेकिन देखो क्वीन एलिजाबेथ भी कोशिश कर रहा है कि देश के अंदर, लेकिन देखो सर उनको समझने में समय लगेगा, वो कैसे समझेगा भारत को, लेकिन क्या करें, वो तो रूलर थे ना, वो तो रूलर थे, तो रूलर कोशिश फिर भी किया कि ताकि वो इंडियन पॉपुलेशन को सूट करे एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ए नॉन प्रोफेशनल जज। चलो ये एक अच्छा सोच था। तो ये सोच के साथ ब्रिटिश धीरे धीरे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कोशिश किया, डिस्पाइट वेरियस अमेंडमेंट आया इन सेकंड कमीशन, देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ द लॉ, therefore a special committee was appointed to make the amendments in the prevailing act. So various amendments were made in the act to expand its scope and correct the existing error. ऐसा आज भी हमारे देश में ऐसा बहुत सारा नियम कानून है जो एरर है सर, जिसमें गलतियां हैं, जिसमें नियम भारत के साथ सूट नहीं करता, ठीक है, लेकिन चल रहा है। अब धीरे धीरे आई होप कि चेंज होगा, ठीक है, लेकिन समय देना पड़ेगा, लेकिन सर भारत को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंजेस हुआ भी है रिसेंट डेट में, कुछ कोड आया है सर काफी चेंजेस के साथ, आगे आगे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड इन द एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉज एक्ट से लिया गया, ये क्लॉज एक्ट आपको मैं पढ़ाया था जनरल लॉ के अंदर। अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, benefit arising out of the land, things that are attached to the land under transfer of property. The immovable property can be defined as all property or immovable property other than standing timber, growing crops and grass. मैं पहले भी बोला इसके बाद। और ये केस कब बना था, ये जो डेफिनेशन क्रिएट हुआ था, ये कौन से केस स्टडीज में आया था बाहर, नारायणा वर्सेस बाला गुरुस्वामी 1923 का केस, नारायणा ऐसे वर्सेस बाला गुरुस्वामी का केस है 1923 का, उसी से ये डेफिनेशन आए। इन दिस केस लार्ज आर्टिलरी वाज फिक्स्ड फॉर ब्लोइंग लिकर, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वुड बी कंसीडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट वाज फिक्स्ड इन द लैंड। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो लैंड में फिक्स्ड है, नॉट विद एन इंटेंशन फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर मॉर्टगेज डेब्ट के बारे में क्या बोला है, इसका भी कुछ केसेस बना। मॉर्टगेज डेब्ट, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1900, 1900 में एक अमेंडमेंट आया मॉर्टगेज डेब्ट के बारे में। मॉर्टगेज डेब्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्शनेबल क्लेम। अब लोगों को पता है एक्शनेबल क्लेम होता है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम है ना, जैसे कि रेंट, ठीक है, जो एक्शनेबल क्लेम के अंदर मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। एक्शनेबल क्लेम के अंदर क्या किया गया, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1900 मॉर्टगेज डेब्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्शनेबल क्लेम इन पेरूमा एनिमल वर्सेस पेरूमा नाइकर, ठीक है। वलिस सीजे, ये जो कोर्ट के जज थे वलिस सीजे, held that before 1900 mortgage debt could be transferred as actionable claim. It was excluded from the actionable claim. The legislature intended that the mortgage debt must be transferred in mortgage interest through a registered instrument. Mortgage interest, mortgage debt must be transferred. मॉर्टगेज डेब्ट ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब सिंपल बात है, आप किसी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन लिए, ठीक है, तो वो ट्रांसफर हो सकता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से मॉर्टगेज डेब्ट ट्रांसफर हो सकता है। जैसे अगर आप आज के डेट में कोई गाड़ी का लोन लेते हो, क्या आप वो गाड़ी का लोन ट्रांसफर कर सकते हो सर, बताओ आप मुझे। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मानो कोई कार आपने लिया और कार को आपने लोन पे लिया, मतलब ईएमआई पे चल रहा है आपका, तो क्या आपका कार का लोन का ईएमआई आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्या बताते हैं आज के डेट में रूल, बताओ। इतना तो सुना ही होगा आप लोग, কি কথা লোন অ্যামাউন্ট ট্রান্সফার করা যায় তো, গাড়ি সেল হলে তার সঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে যায়, শুধু তো ট্রান্সফার করা যায় না। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मानो तो, मतलब ऐसे ही तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट तुम्हारा अगर कोई प्रॉपर्टी है, तुम अपना प्रॉपर्टी का जो लोन का अमाउंट है वो किसी और पे ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर तुम्हारा कोई कार है या समथिंग लाइक दैट, उसको तुम पेपर का चेंजेस करना चाहते हो, ये तो होता है आजकल।
नहीं होता? हाँ सर। वही वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जिसके थ्रू से होता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू ए नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। इट एक्ट एज एविडेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पार्टीज। मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से होता है। अकॉर्डिंग टू द लीगल डिक्शनरी, एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू से ट्रांसफर हो रहा है। अटेस्टेड क्या होता है? इट रेफर्स टू ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ए विटनेस। The transferors of the property are known as executant. The Amendment Act was introduced in 1926, which mentioned that there must be two or more witness who must sign the document in presence of the executant, not necessarily at the same time, but they should be the party to the transfer. ठीक है, ये 1926 में बोला गया। रजिस्टर्ड कौन होता है? Sir, according to the Transfer of Property Act 1882, registered refers to any property registered where the act is operative. मतलब जिस जहां पर वो act operate होता है, one must comply with the various procedures for registrations. आप अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी कहीं पर रजिस्टर्ड है, ये एसेट कहीं रजिस्टर्ड है, तो इसके थ्रू से इसको रजिस्टर में ट्रांसफर किया जा रहा है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी मेंशन, ठीक है। अवॉइड फ्रॉड, डीड शुड बी प्रेजेंटेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब जो डीड है वो कॉम्पिटेंट मतलब एक एलिजिबल पर्सन उसको प्रेजेंट करे। द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द सेम टेरिटरी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। प्रॉपर्टी उसी एरिया में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जहां पर वो रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम के बारे में मैं आपको बहुत बार बताया नॉर्मल दूसरे केस के क्लास में भी। ए क्लेम टू एनी डेब्ट, ठीक है, किसी का लोन का अमाउंट इंटरेस्ट बाकी है, किसी का इंश्योरेंस का क्लेम बाकी है, ठीक है। अदर देन द डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेस। हाइपोथिकेशन समझते हैं आप? अगर आप गाड़ी लोन पे लेते हो तो आपका वो गाड़ी हाइपोथिकेटेड हो जाते हैं बैंक के पास, ठीक है, तो उसको छोड़ के बोल रहे हैं क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन or pledge of immovable property or to any beneficial interest in a movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession, either actual or constructive possession of the claimant, which the civil code recognize as affording grounded of relief, whether such debt or beneficial interest be existent, acquiescing, conditional or contingent। मतलब अभी भी हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। A has given his house to B for rent, but B has not paid the rent because this would amount to an actionable claim. ये अपना घर B को रेंट भी दिया है, बट B अगर रेंट पे नहीं कर रहा है तो ये एक एक्शनेबल क्लेम है ना। भाई मेरा घर तुम रेंट पे रह रहे हो तो मेरा भाड़ा दो, और अगर नहीं लोगे तो फिर मैं एक्शन ले सकता हूँ, है ना। मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हूँ, वो मेरा एक्शनेबल क्लेम है। तो वही बात एक्शनेबल क्लेम में बताना चाहता हूँ। नोटिस क्या होता है? ये सब डेफिनेशन है सर, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस ऑल आर डेफिनेशन। आप यहाँ पर भी देखो, इंस्टीट्यूट की किताब में भी देखो इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है, ये देखो कंटिंजेंट क्या है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो डेफिनेशन का पार्ट है। मैं वही आपको डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। नोटिस क्या है? नोटिस रेफर्स टू नॉलेज ऑफ द फैक्ट। द पर्सन हैज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट वेरियस सर्कमस्टेंसेस। According to the Transfer of Property Act 1882, it prescribes two kinds of notices, actual or implied. The person having actual knowledge about a particular fact and constructive notice एक होता है, knowledge of the fact is obtained through circumstances. Knowledge of the fact is obtained through circumstances. Circumstances के थ्रू से जो नॉलेज मिला उसको constructive notice कहा जाता है, and person having actual knowledge about particular fact उसको actual और implied notice कहा जाता है। तो नोटिस भी दो तरह का होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रॉपर्टी एक्ट का, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। टू बी ए लिविंग और ज्यूरिस्टिक पर्सन, ये बात याद रखिएगा। टू बी ए लिविंग और ज्यूरिस्टिक पर्सन, फॉर ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर बिटवीन लिविंग और ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। इन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभाकर कमेटी अमृतसर वर्सेस श्री सोमनाथ दास का केस है 2000 का। द कोर्ट डिफाइंस द ज्यूरिस्टिक पर्सन विच कैन बी एन इंडिविजुअल, मतलब जो ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर लीगल पर्सन है, बी एन इंडिविजुअल, फार्म, कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट, कंपनी, सोसाइटी, ठीक है, एसोसिएशन, बट नॉट ए पार्टनरशिप। एनीवन हु कैन सू और कैन बी शूड
वुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। पार्टनरशिप पे बात को नहीं रखा गया है, ठीक है, बट नॉर्मली कोई इंडिविजुअल है, फार्म है, कंपनी है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है, एनीवन हु कैन सू और कैन बी सूड, जो केस कर सकता है, जिसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप पे भी केस किया जा सकता है, ठीक है, बट इसको लिविंग एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा गया है शिरोमणि गुरुद्वारा वर्सेस प्रभाकर कमेटी के बीच में। तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लिविंग और ज्यूरिस्टिक पर्सन होना जरूरी है। ट्रांसफर जो होता है वो कन्वीनियंस के थ्रू से होता है। Conveyance of property can be either done in the present or in the future. It is necessary to ensure nothing is transferred before the title. जब तक टाइटल ट्रांसफर ना होता है कन्वीनियंस के थ्रू से, तब तक कुछ भी ट्रांसफर ना हो। ये सब कन्वीनियंस क्या होता है मैंने आप लोगों को जनरल लॉ में पढ़ाया। आप लोग हो सके तो जनरल लॉ का क्लास एक बार देखिए, वहां पर ये सब चीज कन्वीनियंस क्या है, डीड क्या है, सब जनरल लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सब। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। जिस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बात हो रही है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। According to section 6 of the Transfer of Property Act, there are properties which cannot be transferred. कुछ प्रॉपर्टी ऐसे भी होते हैं जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे the chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of an relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. मतलब जैसे कॉन्सेप्ट इज लाइक कि लीगेसी कुछ है या फिर डेथ के बाद ट्रांसफर हो सकता है, मतलब जब तक उनका डेथ नहीं हो जाता ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसा केसेस है जिसमें ट्रांसफर नहीं होता। द मेयर राइट टू री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, अगर कंडीशन ब्रीच हुआ है तो आप सब्सिक्वेंट कैनॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर, जो ओरिजिनल ओनर है उसको छोड़ के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। द ईजमेंट राइट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये ईजमेंट लॉ के बारे में आपको कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था। Easement Act, बेसिकली ईजमेंट का क्या मतलब होता है बोलो तो? ईजमेंट का बेसिक मतलब होता है ईजमेंट इज ए राइट व्हिच द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सर्टेन लैंड पॉसेसेस, मतलब अगर आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहे हो एज सच फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड टू डू एंड कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन इन और अपॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड नॉट हिज ओन, ठीक है। तो ये सब मतलब लैंड अगर मेरा है उसको मैं पॉजेस कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में उसको मैं किसी को एंजॉय करने दूंगा कि नहीं दूंगा, इसके बारे में ईजमेंट एक्ट बात करता है, ठीक है। ऐसे ईजमेंट एक्ट आप लोगों का है नहीं डिटेल्स में, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको बाद में ईजमेंट एक्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला ना, प्रॉपर्टी एक्ट अकेला नहीं है, प्रॉपर्टी एक्ट के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा और भी लॉ है, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। तो ईजमेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, मतलब आप किसी कोई भी प्रॉपर्टी बस एंजॉय करने के लिए ली हो, प्रॉपर्टी आपका प्रॉपरली नहीं हुआ है तो आप उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, उसमें आपका ओनरशिप ही नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पॉलिटिकल पेंशन, पब्लिक ऑफिस, सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ऐसा कुछ है सर, कुछ ऐसा property right to sue cannot be transferred, stipends to military, navy or to air force, political pensioners, civil pensioners cannot be transferred. No transfer cannot be made as opposed to the natural interest, or if the object or the consideration is unlawful, then the transfer cannot be held valid. The right to future maintenance cannot be transferred. Tenants having an untransferable right to occupancy, अगर आप टेनेंट हो किसी घर प्रॉपर्टी में और आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना, अरे हम प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके फिर मैं भी रेंट पे दे देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाता हूँ टैक्स में। हाँ तो था बोल ये ना बोलिए ओटा कैमरा। सबलेटिंग, सबलेटिंग, वेरी गुड सर, सबलेटिंग, ठीक है, अगर सबलेटिंग का राइट ना हो तो नहीं कर सकते। थैंक यू सर। The farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, मानो कि कोई जमीन कोई फार्मर यूज कर रहा है लेकिन वो रेवेन्यू पेमेंट करने में डिफॉल्ट रहा है, तो फार्मर उस जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, या फिर वो लीज में लिया था, ठीक है, a lessee of an estate under the management of the court of words to assign his interest as the tenant, farmer और lessee, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो कुछ कॉमन सेंस भी यूज कीजिएगा,
कि जो आपका पूरा पूरी नहीं हुआ है, जिसमें किसी भी तरह का लिटिगेशन है, जिसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसमें लंबा 14 लीस्ट 14 लीस्ट है, ठीक है। जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी डन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटेंट पर्सन से ट्रांसफर हो। फॉर ए वैलिड ट्रांसफर, फॉर ए वैलिड ट्रांसफर इट इज नेसेसरी दैट प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुड बी ए साउंड माइंड। जो ट्रांसफर करेगा वो साउंड माइंड में करेगा, नशा में या फिर पागल होके, ठीक है। शुड नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड, मस्ट बी ए मेजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात है सर, है ना। मस्ट बी ए मेजर, और ही इज नॉट ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, है ना। मतलब लॉ उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है किसी एंगल से कॉन्ट्रैक्ट करने में, है ना, इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद अनदर पर्सन। अगर लॉ उनके बारे में कोई उनका कोर्ट केस चल रहा है या फिर उसको उसके बारे में कोई लीगल केसेस है, तो फिर ऐसा बंदा कभी भी कोई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। द ट्रांसफर शुड बी मेड इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नीड नॉट बी मेड इन राइटिंग, हाउएवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर देन इट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। आजकल देखो लॉ तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड मानता है, बट राइटिंग में ना होने से प्रूव करना मुश्किल है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू मोर देन 100 रुपीज। सेल ऑफ इंटेंजिबल मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट। अगर इंटेंजिबल है तो रिटन फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। All mortgage which are more than 100 rupees should be transferred in a written form. The transfer of actionable claim must be in written form. A gift in a form of immovable property, lease of movable property exceeding more than 1 year, ठीक है। लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर, इसे भी आप प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। रूल अगेंस्ट परपिचुअली, परपिचुइटी होता है ना सर, अनलिमिटेड टाइम के लिए। इट इज नेसेसरी दैट अ प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। परपिचुइटी रूल शुड नॉट बी फॉलो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आप अपने लाइफ टाइम में ट्रांसफर करो, ठीक है। मतलब परपिचुइटी नहीं चलता कि अनलिमिटेड टाइम पे कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, ये नहीं चलता, ठीक है। रूल अगेंस्ट परपिचुअली, मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लेवल पे कभी भी हो सकता है, नॉर्मली लाइफ टाइम में करने का जरूरत पड़ता है। अब कोई बोलेगा सर डेथ के बाद, सर वो तो सक्सेशन एक्ट का पार्ट है। प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाइफ टाइम के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए। लिविंग टू लिविंग होता है ना, लिविंग टू लिविंग होता है, स्टार्टिंग में ही बोला आपको। प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, नेसेसरी टू कंसीडर दैट व्हाइल ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पर्सन शुड बी अबव द एज ऑफ 18 years एज। अगर किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए एज, तभी जाके आप कर सकते हो। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड complying to the condition mentioned. If the condition becomes impossible, if the condition becomes impossible, forbidden by law, opposed to public policy, or is immoral, the transfer would be held void. अगर ये सब है तो ट्रांसफर void हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A is interest in purchasing B's property, but B sets a condition that A, in order to purchase B's property, has to kill C. प्रॉपर्टी लेने के लिए C को मारना पड़ेगा। यदि ट्रांसफर इज थ्रू अनलॉफुल एक्ट, therefore the transfer would be held void, ठीक है। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर करूंगा अगर तुम सी को मारते हो तो, मतलब खत्म कर देते हो तो। ये क्या कंडीशन है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, इम्पॉसिबल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बात होता है। और इमोरल ट्रांसफर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है सर। कितना तरह का ट्रांसफर होता है, काइंड्स ऑफ ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। ये सब तो आप लोग समझ ही रहे हो सर, बड़ा सिंपल है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉर्मली इतना तरह का ट्रांसफर देखने को मिलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। There is a transfer of ownership from buyer to the seller in exchange of for the price. Delivery of tangible property from the seller to the buyer. Tangible मतलब you all know sir, it's like fixed assets, जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। Intangible is like goodwill, patent, copyright वगैरह। Mortgage of movable property, the property gets transferred from the buyer to the seller in the form of a mortgage, where the immovable property is mortgaged to secure a loan. मतलब आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप मॉर्गेज करके लोन लिया था। द मॉर्गेजर हैज टू पे द प्रिंसिपल लोन along with the interest
टू रिलीज द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेज। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रांसफर करते हो तो जो ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी लेगा वो उसको बाकी अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने बैंक में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है तो बाकी दूसरा बंदा बोल रहा है मेरा प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, क्या तुम ट्रांसफर करके वो प्रॉपर्टी का लोन रिपे करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर ए फिक्स्ड प्राइस। इन दिस सिनेरियो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लीज के कॉन्सेप्ट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। दिस इज लाइक ए रेंटल, लीज इज लाइक रेंटल, है ना। आप लोग अगर रियल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप इसका थोड़ा डिटेल्स नॉलेज लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ साइट है 99 एकड़, मैजिक ब्रेक्स, यहाँ पर भी ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में भी काफी रियल लाइफ जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बारे में होता है। ठीक है, ये देखो अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अगर लीज पे लेना चाहता है तो यहाँ पर ना काफी डिटेल्स में, जैसे यहाँ पर देखो बाई करोगे, रेंट लोगे, पीजी लोगे, कमर्शियल लोगे, कोवर्किंग स्पेस लोगे, प्लॉट्स ऑफ लैंड लोगे, प्रोजेक्ट होगा, डीलर्स के लेना है। ठीक है, तो ये ना एक आज के डेट में एक रेगुलर कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर पूरा का पूरा ये ट्रांसफर का केस बना रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज के साथ अगर थोड़ा कनेक्टेड होते हो ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। यहाँ पर कुछ नॉलेज रिसोर्सेज भी है कि क्या रिसेंट मूवमेंट में चल रहा है, कौन से सिटी का क्या रूल्स है फॉर बायर, फॉर टेनेंट्स, फॉर ओनर्स, फॉर डीलर्स। ठीक है, आपको बहुत सारा चीज जानने को मिलेगा सर। ये मैं आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए बोलूंगा कि आप ये सब साइट में विजिट करके नॉलेज बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो प्रॉपर्टी लीज भी होता है ना। लीज इज लाइक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेंट के तरह ही है बट लॉन्ग टर्म। एक्सचेंज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन टू पर्संस म्यूचुअली डिसाइड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब तुम्हारा घर मैं ले लेता हूँ, तुम्हारा प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी तुम ले लेते हो, तुम्हारा ऑफिस मैं ले लेता हूँ, मेरा ऑफिस तुम ले लो। ठीक है, इट वुड बी रेफर्ड टू एज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। Gift, according to the Transfer of Property Act 1882, gift refers to the transfer of movable or immovable property violently without the considerations, है ना, by one person, that is donee to donor. Transfer is accepted by on behalf of the donee. अब गिफ्ट के बारे में मैं और क्या बोलूं, टैक्स में भी बात होता है, लॉ में भी बात होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फीचर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो फीचर्स है वो प्रीएम्बल में ही बोला है that it is related to transfer of property by the act of the properties. The Transfer of Property Act 1882 provides a uniform and clear law concerning the transfer of movable property from one living person to another living person by the act of parties. The Transfer of Property Act 1882 is an extension of the Indian Contract Act 1872. ये basically Indian Contract Act का एक extension है। अगर आप Contract Act को अच्छे से समझते हो तो Property Act में कुछ है नहीं ऐसा, because the Contract Act was recognized as an inexhaustive code। लेकिन जब प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन का मैटर आ जाता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ इज नॉट ए कॉपी ऑफ द इंग्लिश ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ दैट वाज एनेक्टेड बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉपी करने का पहले कोशिश किया गया था पर बाद में चेंज किया गया। The Transfer of Property Act 1882 cannot be considered as totally exhaustive. It covers the transfer of immovable property from the act of parties. The transfer of property is subject to the concurrent list constitutions that provides power to both the state legislature and the parliament to pass laws related to the matter of transfer of property. इसलिए इसको concurrent में रखा जाता है। The act covers 5 types of transfer of immovable property: mortgage, gift, sale, actionable claim, lease। 5 तरह के ट्रांसफर के बारे में ये एक्ट बेसिकली काम करता है। Transfer of Property Act 1882 is a law that applies lex loci to all people living in that jurisdictions। ठीक है, not like personal laws that differ from person to person। अब आपके मन में चल रहा है सर ये lex loci क्या है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, lex loci। ठीक है, अब ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है। अब लैटिन फ्रेज है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन इतना याद नहीं रहता है सर, इसलिए आप लोगों को भी शायद सुनाई दिया होगा। लेक्स लोसाई क्या मतलब होता है? द लॉ ऑफ द कंट्री इन व्हिच अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड, अ टॉर्ट इज कमिटेड और ए प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंट्री का लॉ होता है, हर कंट्री का। ठीक है, अगर कोई टॉर्ट हो जाता है, टॉर्ट आप लोग जानते हो, ठीक है,
और ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड जहां पर है तो उसका जो भी नियम कानून है उसको लेक्स लॉसाई कहा जाता है इन लॉ, ठीक है, लेक्स लॉसाई कहा जाता है लॉ में। In the legal terms, lex loci means the law of the country in which transaction performed, a tort is committed, or a property is situated. Lex loci brings the notion that the rights of properties to a legal proceedings are governed by the law of the place where those right arose. Was the answer? छोड़ दो, आंसर हेल्पफुल है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, समझ में तो आ गया होगा लेक्स लॉसी क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज द लॉ that applies lex loci to all people living in that jurisdiction. बंगाल में बंगाल की तरह, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की तरह, not like personal laws that differ from person to person, ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज गवर्न्ड बाय वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक यहाँ पर जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, इसको ध्यान दिया गया। Initially at the time of implementation, the act did not apply to the state of Bombay, Punjab, Delhi as because they had their own acts related to property matters. Currently, the Transfer of Property Act does not apply to Punjab. It complies with the rule of good conscience, equity and justice. Transfer of Property Act 1882 highlights the provision of inter vivos parallel with the existing laws related to the testamentary and the intestate transfer. The Transfer of Property Act 1882 is a general law and therefore it cannot prevail over the special laws passed by the Parliament. And under the Transfer of Property Act 1882, it mentioned that absolute conditional restraint is void and partial condition restraint on the transfer of property is valid. Absolute conditional restraint अगर कुछ है तो उसको void माना जाएगा एंड पार्शियल कंडीशनल रिस्ट्रेंट्स अगर कुछ है तो उसको वैलिड माना जा सकता है। रिस्ट्रेंट मतलब बाधा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी एक्ट का एक ओवरव्यू। तो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटेंशन टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट which provides information about the transfer in a very simple language. During the time of introduction it was not complete and the various uncertainties, but धीरे धीरे uncertainties को भी दूर किया गया, various amendments लाया गया, many more such as acts like Transfer of Property Act, ठीक है, धीरे धीरे इसको implement भी किया। अब आपको मैं एक काम बताता हूँ, ये शॉर्ट नोट्स तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इंस्टीट्यूट में मैंट में जाके थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा था ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। द फॉलोइंग हैव बीन हेल्ड नॉट बीन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये देखो राइट ऑफ ओनरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट प्रोमिसेस, प्रॉमिसरी नोट्स, रॉयल्टी, ऑल्टरनेट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, कॉपीराइट, इसको प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं किया जाता। ऐसा काफी सारा डिटेल्स थोड़ा सा आपको मिलेगा, आप एक बार जाओ गो थ्रू करो। मैंने ओवरऑल सारा पॉइंट को टच करने का कोशिश किया। अब आप लोगों का काम क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट के मैट में एक बार गो थ्रू करने के बाद, कुछ इलस्ट्रेशंस देखने के बाद आप डायरेक्टली अपना स्कैनर में जाओ और क्या क्वेश्चन आंसर है उस रिलेटेड इसका एक बार गो थ्रू, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको मुश्किल होगा अब मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछो सर, ठीक है। समझ में आया सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? बोलो। सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल की, मेनली यही है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या रे, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। नंदिनी, ज्योति, ठीक है, ठीक है, ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। बहुत सारा एक्ट है, इतना एक्ट आप लोगों को भर के दिया है। एक बार क्या करना है, इंस्टीट्यूट के मैट में एक बार गो थ्रू करो और देखो स्कैनर में क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया है, एक बार जाके जस्ट क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू कर लो। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से आप क्वेश्चन आंसर भी समझ जाओगे और उसको याद करके लिखना भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ओके सर, टाटा फिर। ओके सर, बाय बाय सर। স্যার বল। স্যার আপনি একটু আগে যেটা বললেন স্যার